नीरजा जी, कोई ज़रूरत थी इस किताब की कि हम दुनिया को बताएं कि हमारे प्रधानमंत्री इस देश को कैसे चलाते? मुझे लगा कि जो अंदरूनी सच्चाई है वो बाहर नहीं दिखती है। क्या ये कह सकती हैं कि सोनिया जी ने कभी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया? सोनिया जी बनने वाले थे, राहुल गांधी आए और उन्होंने कहा कि 6 महीने में आपको मार देंगे। द प्राइम मिनिस्टर हु रिफ्यूज टू डिसाइड, पीवी नरसिम्हा राव के बारे में आपने ऐसा क्यों कहा? जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद गिरी। उनको मालूम था सब हो रहा है, पर उन्होंने कुछ किया नहीं। यूपीए को इंडिया बनने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टीज को लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी की बीजेपी तीसरी टर्म में आ गई तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। द बिग बेंच के इंटरव्यू सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहले मैं आपको ये किताब दिखाना चाहता हूं, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। और नाम पर गौर कीजिए, नीरजा चौधरी। नीरजा जी वैसे किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं, लेकिन इनके इंट्रोडक्शन में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 23 साल मैंने टीवी मीडिया में एज अ जर्नलिस्ट गुजारे हैं और नीरजा जी को इंटरव्यू करना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। द बिग गेस्ट आज नीरजा चौधरी जी ही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। Thank you. आपकी किताब आई है और मैं जब से आपके घर आया हूँ, मुझे सौभाग्य मिला है, तब से इस किताब को जहाँ से मन कर रहा है वहाँ से पढ़ रहा हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ से भी मैंने इसको पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंगली आपने इसको लिखा है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका द बिग बेंच में। Thank सबसे you. पहला सवाल किताब से अलग हटके आप पर है कि कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। नीरजा जी, जब आपने ये किताब कंसीव की थी, जब इसका आइडिया सोचा होगा कि मैं इस तरीके की किताब लिखूंगी, तब क्या आपने सोचा था कि जब आप ये किताब कंपाइल कर लेंगी, जब ये किताब आपके हाथों में होगी, तो ये तहलका मचा रही होगी? नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। पर मैं क्योंकि पॉलिटिकल कवरेज बहुत दशकों से कर रही हूँ और जैसे जैसे मैं देखती गई, मुझे लगा कि जो अंदरूनी सच्चाई है वो बाहर नहीं दिखती है। कि कैसे हमारे देश में निर्णय होते हैं, क्या पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं प्रधानमंत्रियों पे, क्या पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल सर्वाइवल के होते हैं, किस तरह से विरोधियों को मात किया जाए, ये सब रणनीतियाँ बनती हैं और असलियत में कौन लोग उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। अगल बगल के कैबिनेट कॉलीग्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या कोटरी होती है। तो मुझे लगा ये जो कहानी है, जिसका मुझे कुछ ग्लिम्सेस मिले, कुछ करीबी से, कुछ इतनी करीबी से नहीं, कि ये कहानी बताने लायक है। और मैं खासकर कोलिशन प्रधानमंत्री के बाद मेरा पहला जो थिंकिंग थी वो ये था। लेकिन बाद में 6 प्रधानमंत्रियों को लिया है मैंने, और जो मेरा थंब रूल था वो ये था कि जो प्रधानमंत्री, सबको तो ले नहीं सकती 14 के 14 एक किताब में, तो बहुत पोथा हो जाएगा। तो मुझे लगा कि जिनके टर्म्स पूरे हुए हैं उनको लिया जाए। एक ही एक्सेप्शन, एक्चुअली 3 एक्सेप्शंस हैं। एक तो जवाहरलाल नेहरू, उनको मैंने इसलिए नहीं लिया कि इतना कुछ लिखा गया है, उसमें शायद मैं ऐड नहीं कर पाऊंगी। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि 11 महीने रहे राजीव गांधी के बाद, उनको मैंने लिया कि मुझे लगा कि उन्होंने हिंदुस्तान का चेहरा ही बदल दिया मंडल की डिसीजन को लेके। तो वो चीज़ वापस नहीं गई है, इरिवर्सिबल हुई है, कोई भी प्रधानमंत्री उसको पलट नहीं पाया है। और फिर मोदी जी, जो सवाल लोग मुझसे पूछे हैं, नरेंद्र मोदी को क्यों छोड़ दिया बाहर, मैंने सोचा कि इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में लोग जो आसपास उनके होते हैं, जो करीबी से देखते हैं, सही, वो खुल के नहीं बोलेंगे जब तक वो प्रधानमंत्री हैं। तो मुझे लगा ये जस्टिस नहीं करेगा अगर हल्का बन गया ये चैप्टर कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि उन्होंने पूरा जैसे हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, पैराडाइम शिफ्ट किया है पॉलिटिक्स में। इतना बड़ा लोगों की कॉन्शियसनेस में वो आज हैं, तो और 3rd टर्म के लिए बिड कर रहे हैं। और मुझे ये भी लगा कि वर्क इन प्रोग्रेस है। यस, और वो 2024 में इलेक्शन में भी जा रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस भी कर सकती थी आपकी उनको लेकर लिखी हुई कहानी। मैम, आप जैसे वेटरन जर्नलिस्ट बहुत कम हुए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में आप सबसे लंबा आपने सफ़र तय किया पॉलिटिकल एडिटर का,
और उन 10 सालों में आपने 8 प्राइम मिनिस्टर देखे, आपने 10 इलेक्शंस देखे। लेकिन इस किताब का विचार आपको कब आया कि मैं ऐसी कोई किताब लिखूंगी, और कब से आपने इस पर काम करना शुरू किया? ये बहुत जानना है हमें। मेरे ख्याल तकरीबन 20 साल से आप इस पे काम कर रहे हैं। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा नहीं कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड होगा, वो डिसीजन, निर्णय कैसे लिए जाते हैं कि मैं कभी लिखना चाहूँगी। पर आपको मालूम है पत्रकारिता की जो रोज़ की कंपल्शंस होती हैं लिखने की, वर्किंग जर्नलिस्ट की जो होती हैं, उससे बाकी चीज़ें गौण हो जाती है, इतना प्रेशर होता है। तो कभी मैंने थोड़ा जम के काम किया, इंटरव्यूज़ की, फिर छोड़ दिया, और चीज़ें आ गई, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए, इस तरह की चीज़ें हुई। तो 2018 में मैंने एलिफ के साथ तय किया कि ये किताब, और फ्रॉम डे वन उन्होंने सोचा ये बहुत अच्छा होगा। मतलब जो डेविड देवदार हैं जो हेड करते हैं एलिफ को, ही बिलीव्ड इन द बुक फ्रॉम डे वन के। और फिर उसके बाद फिर भी 1-2 साल ऐसे गए, कोविड में असली में काम इस पे कोविड में हुआ, और जो इंटरव्यूज़ मैंने नहीं की थी वो की, और लोगों से बातचीत और की, और जैसे मुझे पता ही नहीं लगा कि कोविड के साल कहाँ गए। आपने मतलब एक फाइनल टच जो बुक को देना होता है, लिखने का काम जो होता है ना, वो आपने कोविड में किया। जी। लेकिन ये किताब जो है वो प्रधानमंत्रियों के ऊपर है। आपकी किताब ही कहती है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। तो इसका विमोचन आपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं करवाया? बनता था वो तो। देखिए, मुझे जो बताया गया, सही गलत जो बताया गया, कि प्रधानमंत्री किताब का वो विमोचन नहीं करते हैं। अच्छा। और आप ट्राई कर लो। हाँ। लेकिन लाइकली नहीं है। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी है कि मैं आपको आके अपनी किताब प्रेजेंट करना चाहूँगी। तो अभी जवाब नहीं आया है। तो अभी हाल ही में लिखी है। तो मुझे लगा कि शायद ये बात इसमें तथ्य ही होगा कि वो नहीं करते हैं और इतने बिजी हैं इस समय। अभी तो ये सब चल रहा है पार्लियामेंट का, फिर G20 का, तो ये होने वाला नहीं, क्यों करते नहीं है। अच्छा। किताब का विमोचन मुझे लगता है इस किताब का कर देते क्योंकि बहुत बड़ी चीज़। अगर मुझे आप पहले मिलते तो आई होप अगर मुझे मौका भी मिलेगा, क्योंकि वो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है। मैं चाहती थी अगर वो करते और उसी जगह मनमोहन सिंह जी भी होते, देवेगौड़ा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो दोनों अभी जिंदा हैं। तो इसमें मनमोहन सिंह जी का भी चैप्टर है और आपने उसको बड़ा खूबसूरत टाइटल दिया है, मैं भी पढ़ रहा था। इसमें आखिरी चैप्टर मनमोहन सिंह जी का ही है, द अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर हु ट्रम्प्ड मनमोहन सिंह एंड द इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील। इस पर आपने उनको इसमें कंपाइल किया है, मनमोहन सिंह जी को। लेकिन आपने शुरुआत की है इंदिरा गांधी जी से, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से, और आपने लिखा है द प्राइम मिनिस्टर हु रोज फ्रॉम द एशेज। समझाएंगी इसका मतलब? आपने ये टाइटल क्यों दिया? इंदिरा गांधी के बारे में बहुत चीज़ें लिखी गई हैं जी। उनका बांग्लादेश कैसे क्रिएट किया, इमरजेंसी लागू की, फिर उसको हटाया भी इलेक्शन कॉल करके, उसको मैंने देखा है क्या कारण हो सकते हैं। और आज भी लोगों को ये चीज़ मतलब ऑब्जर्वर्स, कमेंटेटर्स, आज भी वो इश्यू है कि इंदिरा गांधी ने 77 में इमरजेंसी क्यों हटाई। अच्छा। और इलेक्शंस की उनको कोई ऐसा कारण नहीं था, ऐसा नहीं था वेस्ट से बहुत सैंक्शंस थे, इकोनॉमी बहुत ख़राब कर रही थी, ऐसा कोई कारण, ग्रिप था सरकार के ऊपर। तो मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा, इंदिरा गांधी जो कि 77 में वाइप आउट हो गई थी पूरे नॉर्थ इंडिया से, वो 33 महीने में किस तरह से वापस जम के पावर में आई जी, और उसके क्या कारण थे। तो मुझे ये बहुत फैसिनेट करता था और मैंने डिसाइड किया इस चीज़ को देखा जाए, ये पहलू। और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये थी, ये माना जाता था कि जनता पार्टी, अलग अलग पार्टियां थी 4-5 जो मिलके आई थी, बड़ी जल्दी ही उनके झगड़े हो गए आपस में सीनियर लीडर्स के, कि उसकी वजह से, अपने विरोधाभासों की वजह से जनता पार्टी गिरी। वो उसमें तथ्य है। लेकिन एक और पहलू है उस कहानी का, इंदिरा गांधी ने किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई उनके अंदर विरोधाभास को तेज करने की। और जैसे कि उन्होंने राज नारायण को, जो सबसे बड़े अपोनेंट थे, जिन्होंने उनको लोकसभा से बाहर किया था, फिर हराया था 77 में जी, किस तरह से वो बन गए उनके डेमोलिशन स्क्वाड जनता पार्टी को तोड़ने में। सबसे बड़ा
उनका अपोनेंट उनका दोस्त बन गया। जयप्रकाश नारायण, जिसकी बिहार की मूवमेंट ने इमरजेंसी लाई एक्चुअली, और इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन माना, उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया। और बाबू जगजीवन राम, जो बहुत अनुभवी नेता, सबसे सीनियर नेता थे उनके गवर्नमेंट में, दलित, तो उनको कैसे साइडलाइन किया, क्योंकि इंदिरा जी को लगता था कि यही है, जनता पार्टी में वो चले गए थे कांग्रेस छोड़ के, यही हैं जो मुझे प्रिवेंट कर सकते हैं पावर में दोबारा आने के लिए। अगर दलित बन गए तो उनको हटाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये कहानी बहुत ही रोचक कहानी है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी यहाँ, बिल्कुल, जब मैं सोच रही थी किताब के बारे में लिखने का, तो मैं लिखना चाहती थी हम जैसे लोगों के लिए नहीं, जिन्होंने ये पॉलिटिक्स देखी है, इंटरेस्ट होगा थोड़ा बहुत और जानने के लिए कि क्या हुआ। मैं एक्चुअली लिखना चाह रही थी यंगर जनरेशन के लिए, बहुत ज़रूरी है, जो कि मतलब उनके लिए आज किताबें पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो किताब इस तरह से लिखी जानी चाहिए ताकि उनको भी इंटरेस्टिंग लगे। तो मैं बार बार ये कहती थी, पॉलिटिक्स इज ड्रामा, पॉलिटिक्स इज सस्पेंस, पॉलिटिक्स में एक दूसरे को मात करना, ये एकदम अलग दुनिया है। जैसे मैं कई बार कहती हूँ, इंडियन पॉलिटिक्स बड़ी नौटंकी है, इसमें एक डल मोमेंट नहीं होता है। तो लिखना भी उसी स्टाइल से चाहिए जैसे कि ड्रामा फिक्शन जैसे होता है। जैसे नॉन फिक्शन को फिक्शन के रूप में किस तरह से यंगर जनरेशन इसको पढ़े। तो मेरी कोशिश वही रही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो रिव्यूज आए हैं ना, उसमें जैसे कि राजमोहन गांधी ने अभी किया हिंदुस्तान टाइम्स में, उन्होंने ये कहा, इट रीड्स लाइक अ थ्रिलर। वो मुझे उसको पढ़ के बहुत खुशी हुई, बिकॉज मेरा मकसद था कि इट शुड बी रेसी, रीडेबल, और डेप्थ तो होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन ये पहलू भी होना चाहिए। आपने फिक्शन की बात की, इस किताब का जो सबसे फिक्शनल पार्ट चर्चित है आजकल, वो इंदिरा जी को लेकर ही है। और आपने इस किताब में खुलासा किया है कि इंदिरा जी अपने विरोधियों के डोजियर्स बनवाती थी, क्योंकि वो पॉलिटिकली इनसिक्योर फील करती थी हमेशा कि भाई कोई उनको शहमात का खेल ना कर दे, तो सबकी लूप होल्स मेरे पास होनी चाहिए। ऑल्दो वो डोजियर्स उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किए, उनको अनलॉक कभी नहीं किया। और ये हमें पता नहीं। अच्छा, ये आपको नहीं, क्योंकि ये चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह के बाद बहुत कुछ महीनों के लिए, तो उन्होंने मुझे और भी लोगों ने बताया था कि डॉसियर्स रहते हैं। चंद्रशेखर जी ने कबूल किया था, हाँ डॉसियर है, मैंने कभी नहीं यूज़ किए, और मेरे ख्याल इंदिरा जी ने भी नहीं यूज़ किए। पर मैं ये नहीं मानती कि डॉसियर्स अपोनेंट के, ये सही है कि होना ही, और अपोनेंट को ये जानकारी होना मेरे ऊपर डॉसियर है, वही पर्याप्त होता है कि मैडम के पास मेरी फाइल है, और हर प्रधानमंत्री के पास होगी ये फाइल है, मतलब कईयों ने कबूल किया ना ये। लेकिन आप ये मानती हैं, ये RAW जब बना उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की, कुछ लोगों ने जो बताया मुझे। अच्छा, लेकिन आप ये मानती हैं इस किताब के ज़रिए से कि इसकी शुरुआत इंदिरा जी ने की, उससे पहले अमल में नहीं था डोसियर? जो मुझे बताया गया, नेहरू जी के ज़माने में इंटेलिजेंस होगी, पर फॉर्मली डोसियर्स होंगे ये मुझे जानकारी नहीं है। इंदिरा जी के ज़माने में जो बताया गया और ये RAW ने स्टार्ट किया, ये बताया गया है मुझे, और जो लोगों ने PMO में काम किया उनके द्वारा ये बताई हुई बात है। तो इंदिरा जी के ज़माने से स्टार्ट हुई, ये तो कंफर्म लोगों ने किया। जी। इसके बाद मैं राजीव जी का चैप्टर इसमें पढ़ रहा था, मैंने इस किताब में पढ़ा कि वो एक नॉन पॉलिटिकल सोच के व्यक्ति थे। वो अपनी पायलट की नौकरी में ज़्यादा खुश थे, वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर दबाव था इंदिरा जी के जाने के बाद कि वही वो देश की कमान संभालें या वो पार्टी की कमान संभालें, लेकिन वो चाहते थे कि कोई और संभाल ले, मैं ना संभालूं। और इस चीज़ का न केवल वो अपोज करते थे, बल्कि सोनिया जी ने भी अपोज किया। इसका रीज़न क्या था? आई थिंक सोनिया जी ने तो किया कि उनको डर था कि कुछ हो जाएगा इनको, क्योंकि संजय भी, हालांकि प्लेन क्रैश हुआ था, तो वो नहीं चाहते थे उनका, जब वो आई शादी करते 68 में सोनिया जी, तो उनका जैसे पायलट थे, नॉर्मल जैसे लोग रहते, प्रधानमंत्री के घर में रहते थे, लेकिन उनकी अपनी दुनिया थी, दोस्त थे, फार्म हाउस था,
वहाँ चले जाते थे संडे को। तो नॉर्मल जैसे कोई भी यंग जोड़ी होती है और छोटे बच्चे, उस तरह की ज़िंदगी वो व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन संजय के बाद, संजय की डेथ जो बहुत ट्रॉमेटिक थी इंदिरा जी के लिए, तो प्रेशर बना कि वो पार्टी में भी बना, और इंदिरा जी चाहती थी तो पार्टी में बना कि वो आए। तो जैसा वो उन्होंने कहा एक बार, टू हेल्प मम्मी, उन्होंने ये निर्णय लिया और वो फिर कूदे। पहले जनरल सेक्रेटरी बने, फिर इंदिरा जी की डेथ के बाद तो जिसको कहा जाता है एक्चुअली असली एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वो थे। सुबह कुछ आइडिया ही नहीं था ऐसा होगा, शाम तक उनकी स्वेरिंग इन हो गई थी। इतनी जल्दी सब कुछ हो गया था। आपको क्या लगता है इस किताब को लिखने के दौरान आप जितने लोगों से मिली, आप क्या ये कह सकती हैं कि यही एक कारण था कि सोनिया जी ने कभी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया, जबकि उनके ऊपर दबाव बहुत था? क्या एक रीज़न ये हो सकता है? देखिए, सोनिया जी बनने वाली थी प्रधानमंत्री। 2004 की इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ने उन्हें इलेक्ट कर लिया था। जो अलायंस बनी यूपीए की, वो चाहती थी वो बने, सब कुछ तय हो गया था। अचानक उन्होंने इसको डिक्लाइन किया, और मैंने किताब में वो डॉक्यूमेंट किया है और नटवर सिंह के हवाले किया है, जिन्होंने ये सारा सीन देखा था मीटिंग में। कि सोनिया जी थी, मनमोहन सिंह थे, प्रियंका थी, सुमन दुबे जो इनके बहुत अच्छे मित्र परिवार के वो थे, और नटवर सिंह हैपन टू कम, मनमोहन सिंह को ढूंढते हुए वहाँ आ गए थे। तो राहुल गांधी आए और उन्होंने कहा कि वो नहीं बनने देंगे। अच्छा। माँ को, मेरी दादी को मार दिया गया, मेरे बाप को मार दिया गया, 6 महीने में आपको मार देंगे। अच्छा। और 24 घंटे का वो दिया कि आप सोचिए, नहीं तो मैं कुछ चीज़ ड्रास्टिक कर लूँगा अपने को। अच्छा, धमकी दी उन्होंने बाकायदा? हाँ, कि मैं एक्सट्रीम चीज़ कुछ करूँगा। तो अब राहुल क्यों पीएम की दौड़ में है फिर? अगर वो अपनी माँ को पीएम नहीं बनने देना चाहते थे, तो ये डर तो उन्हें खुद को भी लेकर के होगा। शायद इतना अपने लिए नहीं हो, माँ के लिए ज़्यादा हो। ये तो बहुत स्वाभाविक चीज़ है, कई लोगों में होता है ये, कि अपने जो करीब हैं उनके लिए डर होता है, अपने लिए इतना डर नहीं होता। मेरे को कुछ हो जाएगा तो ठीक है, होने दो जी। पर जो अगल बगल जिनको हम प्यार करते हैं उनके बारे में ज़्यादा हो सकता है। ये तो और उसकी वजह से सोनिया गांधी ने, ये तो मुझे बताया था, वीपी सिंह ने भी बताया था, जिनको बताया गया कि पहले सोनिया गांधी बनेगी, बाद में बताया गया मनमोहन सिंह बनेंगे। और सोमनाथ चैटर्जी सीपीएम के थे, उन्होंने भी मुझे बताया था ये जी, कि ऐसा हुआ। हम तो चाहते थे, सब तय हो गया था, लेकिन हम क्या करें, उनके बच्चे ही नहीं चाहते थे। तो फिर सोनिया गांधी ने मना कर दिया, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो वो बाकी तो हिस्ट्री है, बाकी हिस्ट्री है। आपने शुरुआत में, इंटरव्यू की शुरुआत में वीपी सिंह जी का नाम लिया था कि बहुत छोटे से कार्यकाल के बावजूद आपने इस किताब में उनको शामिल किया है। आपने उनको जो टाइटल डेडिकेट किया है वो है द क्राफ्टी प्राइम मिनिस्टर हु रीमेड इंडियन पॉलिटिक्स। मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप ये बताना चाह रही थी उस वक्त शुरू में, अब हम इस पर बात कर लेते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को ये प्रिविलेज कैसे दे दिया आपने कि वो इस किताब में आए, जबकि सबके टेन्योर जिनके कंप्लीट हुए आपने उन्हीं को इस किताब में शामिल किया। देखिए, 2-3 कारण हैं इसके, जो मैं कहती हूँ राजनीति बदल दी उन्होंने ना। वो किया जो कि कोई भी लीडर जो कांग्रेस से निकला था नहीं कर पाया था। रामाकृष्ण हेगड़े निकले थे, ममता बनर्जी निकली, शरद पवार निकले, जगन रेड्डी निकले, बहुत लोग निकले, और उनमें से कई लोग अपने स्टेट्स के मुख्यमंत्री भी बने। चंद्रशेखर निकले, वो कुछ महीने के लिए कांग्रेस की सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लेफ्ट, राइट, सेंटर की पार्टीज को इकट्ठा किया और एक नेशनल विकल्प कांग्रेस के खिलाफ खड़ा कर दिया 2 सालों में। और उसमें लेफ्ट पार्टीज भी सपोर्ट कर रही थी ये जनता दल को, जो फिर से विलय हुआ पार्टीज का, और भाजपा भी कर रही थी। तो राइट और लेफ्ट दोनों कर रहे थे। तो ये कभी पहले नहीं हुआ था, नंबर 1 जी। नंबर 2, जब सरकार बनी तो उन्होंने रीजनल पार्टीज को शामिल किया,
और वो कई बार कहते थे कि रीजनल पार्टीज का नेशन बिल्डिंग में, नेशनल पॉलिटिक्स में स्टेक होगा तो बेहतर होगा देश के लिए। तो डीएमके एक भी सीट लेके नहीं आई थी, लेकिन उनकी सरकार में शामिल थी, मिनिस्टर थे। तीसरी चीज़ जो उन्होंने की, जिसके बारे में हम लोग सब बात करते हैं, वो मंडल कमीशन। 27% रिजर्वेशन देना ओबीसीज को, और उससे तो बिल्कुल ही पॉलिटिक्स बदल गई। और आज उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री आया है ना, इस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर पाया, ना कोर्ट ने रिवर्स किया, कोर्ट ने भी एंडोर्स किया, बट पॉलिटिकली किसी ने इसको रिवर्स नहीं किया आज तक। आज ओबीसी प्रधानमंत्री है आपका। तो आज मैं कई बार कहती हूँ, अगर मंडल नहीं हुआ होता, और वीपी सिंह ने अपनी सरकार बचाने के लिए मंडल को लाए, पहले वो मंडल में नहीं बिलीव करते थे। अगर मंडल नहीं होता तो क्या भाजपा आज बनिया ब्राह्मण पार्टी तक सीमित रहती, जो पहले मानी जाती थी, या जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उसको बिल्कुल ऑल कम्युनिटीज़ की पार्टी, मुसलमान नहीं उनको ट्रस्ट करते हैं, माइनॉरिटीज़ नहीं ट्रस्ट करते हैं, लेकिन बाकी जो, जैसे मैंने कहा, ओबीसी, एमबीसी पावर को डिवॉल्व किया, वो नई बीजेपी जो हम कहते हैं ना, उसको रूप दिया है। वो स्टार्ट वहाँ से हुई, मंडल से। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड आप कौन सा चैप्टर लिखते पर हुई? किस प्रधानमंत्री के बारे में लिखते हुए आपको खुद भी एक थ्रिल महसूस हुआ कि दिस इज गोइंग टू बी यू नो? एक्चुअली जब मैं करने लगी ना, हर प्रधानमंत्री बहुत फैसिनेटिंग था। दूर से अगर देखो तो अब कहोगे ये ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं। लेकिन हर प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह भी, मतलब एकदम वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर माने जाते थे, लेकिन इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को लेके जो चीज़, जो डिटर्मिनेशन उन्होंने दिखाया जी, एकदम जैसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल किलर इंस्टिंक्ट, जो माना नहीं जाता था मनमोहन सिंह के अंदर। आपने टाइटल में भी लिखा हुआ है, द अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर। अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर हु ट्रायम्फ्ड, क्योंकि एक चीज़ में उन्होंने कहा ये होगा और छोड़ा नहीं। और जॉर्ज बुश जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनसे दोस्ती, वो भी एक फैक्टर था। और दोनों देशों का जो कंपल्शन थी, इंडिया चाहता था नया रिलेशनशिप अमेरिका के साथ, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। अमेरिका चाहता था इंडिया बढ़े ताकि चाइना को काउंटर करे, तो दोनों के अपने नेशनल इंटरेस्ट थे। लेकिन मनमोहन सिंह ने रिज़ाइन करने की भी धमकी दी थी, छोड़ा नहीं इसको। लेकिन और कोई डिसीजन में ये किलर इंस्टिंक्ट नहीं दिखाई दी उनकी, इसी डिसीजन में दिखाई दी। लेकिन आपने हु ट्रायम्फ्ड लिखा है, लेकिन वो हमेशा रिमोट कंट्रोल माने जाते रहे। हाँ, वो तो है। सोनिया गांधी हाफ प्राइम मिनिस्टर, और वो पॉलिटिक्स को देखना, वो डिवीजन था। अहमद पटेल तो बोलते थे। और जब यूएस डील के बारे में चर्चा चल रही थी, वो उन्होंने कहा, ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स हमारी जिम्मेवारी है, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस उनकी जिम्मेवारी है। तो वो तो था, लेकिन इस मामले में मैंने कहा उनका फैसला था, ये उन्होंने छोड़ा नहीं, और उनका था। आपने अटल बिहारी वाजपेयी को भी इसमें शामिल किया है, और आपने टाइटल दिया है द पीसेबल प्राइम मिनिस्टर हु रोल्ड। बट जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, जो पहले वाला, अच्छा, वी गॉट इनटू मनमोहन से, द चैप्टर विच एक्साइटेड मी द मोस्ट, जो कि आपने कहा ना, वाज इंदिरा गांधी चैप्टर जी। हालांकि मैंने इंदिरा गांधी को डायरेक्टली नहीं कवर किया था बिल्कुल भी। बाकी प्रधानमंत्रियों को मैंने कवर किया है, लिखा तो है उनके बारे में, पर एक्टिवली कवर किया है, लेकिन इंदिरा गांधी को नहीं किया था। लेकिन मोस्ट एक्साइटिंग जो था ना, जिसके बारे जो मटेरियल मेरे पास आया, उसको देख के, वो इंदिरा गांधी का पहला चैप्टर है, इस वजह से भी शायद आप ज़्यादा एक्साइटेड रही हैं उसे लेकर। ये भी हो सकता है, क्योंकि आप किताब की शुरुआत कर रही हैं इंदिरा गांधी से। द प्राइम मिनिस्टर हु रिफ्यूज टू डिसाइड, पीवी नरसिम्हा राव के बारे में आपने ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्योंकि जो उनकी नॉन डिसीजन थी ना, जिसकी वजह से माना जाता है कि बाबरी मस्जिद गिराई गई, वो एक नॉन डिसीजन थी, क्योंकि उनको मालूम था सब हो रहा है, और कार सेवा अनाउंस हो गई है, और उनको शायद ये भी आभास था कि हो सकता है गिराई जाए। प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते थे, आर्मी को बुला सकते थे। वीपी सिंह ने उनको सलाह दी थी, आर्मी को बुला लीजिए, पर उन्होंने कुछ किया नहीं। तो कहीं ना कहीं, मतलब मैंने जो कहा है, जो मुझे कुछ पत्रकार उनको मिलने गए थे, निखिल चक्रवर्ती, प्रभाष जोशी जनसत्ता के थे, राम बहादुर राय जो आज भी हैं उस ग्रुप में थे, और कहा कि कुछ दिन बाद
बाबरी मस्जिद के गिरने के उन्होंने कहा कि हमने सुना कि आप पूजा कर रहे थे जब बाबरी मस्जिद गिरी या सो रहे थे, तो वो काफ़ी उत्तेजित हुए और कहा, दादा जो निखिल चक्रवर्ती को कहते थे और उनके दोस्त थे, कि मैं राजनीति में बड़ा हूँ, आपको लगता है मैंने राजनीति के तहत ये किया है, आई अलाउड इट टू कम डाउन। और उनका मानना था कि एक फेस्टरिंग सोर है ये मंदिर, अगर गिरता है तो हो सकता है बीजेपी की मंदिर की पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाए। उनके दौरान, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान मंदिर की राजनीति ख़त्म हुई, वो एक इशू नहीं बना। आगे जाके उन्होंने चुनाव भी जीते स्टेट्स में उसी साल में 93 में, लेकिन हिंदू नेशनलिज्म ख़त्म नहीं हुआ और जिन लोगों ने गिराया था उनको लगा हम कर सकते हैं, और तो उसका मैनिफेस्टेशन बदल गया। तो और एक जो डैमेज हुआ बहुत, वो मुस्लिम साइके को हुआ कि हमारी राइट्स को ना तो कॉन्स्टिट्यूशन बचा पाया, ना द इंडियन स्टेट्स भी नहीं बचा पाए, और हम आज तो बहुत ही इनसिक्योर वो फील करते हैं। तो ये अगर 18% या 17% पॉपुलेशन आपकी है और वो ऐसे फील करती है, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है देश के लिए। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, एक इतनी बड़ी नाकामी के बावजूद पीवी नरसिम्हा राव ही कांग्रेस गठबंधन के वो आखिरी प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने 5 साल पूरे किए? बिल्कुल, और नेहरू गांधी फैमिली के नहीं थे वो, बहुत क्या कहेंगे, जैसे कि कलोकियल बोलते हैं ना, उस्ताद प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा। और घाघ थे। अच्छा। देश की जो समाज है ना हिंदुस्तान का, जिस तरह से गठित है, उसको अच्छी तरह समझते थे, और कई चीज़ें उन्होंने बहुत ब्रेकिंग द ग्राउंड किया, उन्होंने न्यू ग्राउंड ब्रेक किया फॉरेन पॉलिसी में, डोमेस्टिक पॉलिसी में। जो मंडल और मंदिर से राजनीति, जो फीलिंग भड़की हुई थी देश में, उसको ठंडा किया। और ये पंचायती राज में भी जो रिजर्वेशन है, जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ, जो राजीव गांधी ने स्टार्ट किया था, नरसिम्हा राव के ज़माने में वो पारित हुआ, तो पावर टू पंचायत, कई चीज़ें उन्होंने की। लेकिन वो बहुत ही अनकैरिज्मेटिक लीडर थे। जयराम रमेश ने एक बार कहा था कि एज कैरिज्मेटिक एज अ डेड फिश। और मैंने देखा है कि 1960 इलेक्शन में उनके साथ जाके किस तरह से लोग जैसे बोलना शुरू करते थे, मीटिंग से चलना शुरू कर देते थे, छोड़ना शुरू कर देते थे। लेकिन जब बुक का लॉन्च हुआ था, तो एंकर राजदीप सरदेसाई ने पूछा, जो लोग शरद पवार ने लॉन्च किया, तो और पैनलिस्ट से, कि आपके फेवरेट प्रधानमंत्री कौन था? तो शरद पवार ने जवाब दिया, नरसिम्हा राव, क्योंकि वो भी कुछ उसी तरह के चाणक्य राजनीति के माने जाते थे। चाणक्य, और उन्होंने विस्तार से नहीं बोला कि क्यों। हालांकि ये उन्होंने कहा कि जब ये बाबरी मस्जिद का किस्सा बिल्कुल बिल्डअप हो रहा था, कार सेवा होने का ऐलान हो गया था, तो उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और कहा था, और विजय राजे सिंधिया ने उनको आश्वासन दिया था कि कुछ नहीं होगा, बहुत बीजेपी लीडर्स ने दिया था। और उन्होंने कहा, मैंने, एसपी चौहान गृह मंत्री ने, और जो गृह सचिव थे गोडबोले, उन्होंने कहा था इनका विश्वास नहीं करना चाहिए और कदम लेने चाहिए, पर उन्होंने हमारी राय नहीं मानी। लेकिन फिर भी बाबरी मस्जिद के साथ जब हुआ, उसके बावजूद भी और चीज़ों की वजह से, जो और उन्होंने निर्णय लिए थे, उसकी वजह से वो मानते हैं नरसिम्हा राव सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री थे। राजनीतिक दांवपेच के मामले में अपने बहुत करीब पाते होंगे उनको, जिस तरीके से आपने पोर्ट्रे किया पीवी नरसिम्हा राव को। आपने शुरुआत में कहा था कि आपने ये किताब इसलिए लिखी है क्योंकि आज का यूथ पढ़े इसको, हमारी पॉलिटिक्स के बारे में जाने। क्या इसके अलावा भी कोई ज़रूरत थी इस किताब की, कि हम दुनिया को, देश को बताएं कि हमारे प्रधानमंत्री किस तरीके से गवर्न करते थे, इस देश को कैसे चलाते थे? नहीं, वो तो है, किसी भी डेमोक्रेसी में पब्लिक के पास विस्तार से इन्फॉर्मेशन होना कि असलियत में कैसे होती हैं चीज़ें, अंदर खाने कैसे होती हैं, वो बहुत ज़रूरी है।
सिटीजन को निर्णय लेने के लिए अपने नेताओं के बारे में कौन सही है कौन गलत है, ये बहुत इंफॉर्मेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सही इंफॉर्मेशन, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन एक लोकतंत्र में जी। तो वो तो है। और प्राइम मिनिस्ट्री जो है ना, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री के कंधे पे मानिए आता है, और वो जो चीज़ें प्रॉब्लम स्टार्ट हुई राजीव गांधी के ज़माने में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, शाहबानो जजमेंट के बाद जो उन्होंने किया उसको लेके, वो कंटिन्यूम है, आज वो जारी है। तो उस आज को समझने के लिए कल को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इसमें नरेंद्र मोदी को शामिल नहीं किया, लेकिन मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट आपसे जानना चाहूँगा कि इन नरेंद्र मोदी जी के टेन्योर को आप कैसे देखती हैं? ये कैसे प्रधानमंत्री हैं? आगे अगली किताब में जब आप इन्हें शामिल करेंगी तो इनको क्या टाइटल देंगी आप? अरे ये तो बहुत मुश्किल सवाल है जिसके बारे में सोचा नहीं है। सोचना पड़ेगा जी। लेकिन अब जैसा मैंने कहा ना, एक बहुत हिंदुस्तान की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में छा गए हैं। 10 साल तक किसी भी प्रधानमंत्री का लोकप्रिय रहना बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं मानती हूँ कि वो पीपल्स पल्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मे बी वो रैंक से नीचे से आए हुए हैं, और उसकी वजह है बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, पॉलिटिकल मार्केटिंग में माहिर हैं, इलेक्शंस की इम्पोर्टेंस जानते हैं, और जो बहुत बड़ी एक वर्ड जो उनके साथ एसोसिएट करते हैं, और उन्होंने अपने आप जब कुछ रेनोवेट हो रहा था या बन रहा था और लोगों ने पूछा कि कैसे होना चाहिए, तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, भव्य होना चाहिए। तो जो चीज़ भी करनी है बड़े स्केल पे करनी है। नया पार्लियामेंट बनाना है, सेंट्रल विस्टा बनाना है, सरदार पटेल का स्टैचू बनाना है सबसे बड़ा दुनिया में, डायस्पोरा को रीच आउट करना है, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जो किया, मतलब जिससे वहाँ के लीडर्स भी इतने इम्प्रेस हुए। कई बार डिटेलिंग नहीं होती है उनकी। डिमोनेटाइजेशन किया, उसके बाद तुरंत महीने 2 में कितने सारे 200 से ज़्यादा तो नोटिफिकेशंस आई उसको बदलने में, तो वो एक चीज़ है। लेकिन उनका जो पैराडाइम शिफ्ट मैं मानती हूँ ना, वो एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना, एक सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है उनका, जो कि अब तक जो वाजपेयी जी के ज़माने में जो कोर एजेंडा था भाजपा का, वो बैक बर्नर पे गया था क्योंकि अलायंस की सरकार थी। इनकी भी अलायंस की थी, पर उनको ज़रूरत नहीं अलायंस की, तो फिलहाल तो ज़रूरत नहीं, आगे जाके पता नहीं। लेकिन क्योंकि 38 अलायंस को लाए हैं हाल में। मेरा मेन चीज़ 2 है जो उनके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म आता है अपोजिशन का, वो है जो चार्ज करते हैं, जैसे कि ईडी सीबीआई उनको यूज़ किया जा रहा है खिलाफ, और ये भी कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हो रहे हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इंदिरा जी के ज़माने में वो सब हुआ। दूसरा है इंडिया की डाइवर्सिटी की बात वो करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ का इनसिक्योर फील करना, ये उनका फेलियर है। ये वो बात करते हैं, पर फिलहाल इसके बारे में वो एश्योर नहीं कर पाए हैं। और जो पोलराइजेशन की बेसिस पे भाजपा जीतती है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होगा, शॉर्ट विक्ट्री होगी, तो उससे डैमेज होता है और हुआ है। अगर इतना बड़ा तबका, ऐसा नहीं कि 20,000 लोग हैं, ठीक बात है, इतना बड़ा तबका इतना बिलीगड फील कर रहा है, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। जी। एक टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं तो सरकार गिर जाती है, इतिहास रहा है। आज देश की जनता की आवाज़ कई बार सुनने को मिलती है कि महंगाई कितनी भी बढ़ जाए हमें परवाह नहीं, पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए हम मोदी जी के साथ हैं, नौकरी ना मिले हम पकौड़े तल लेंगे मोदी जी के साथ हैं। पोलराइजेशन को अलग रख दें तो ये कहने वाले लोग मोदी जी के साथ क्यों खड़े हैं? क्या देख करके खड़े हो सकते हैं? लोग मानते हैं कि एक एहसास हिंदू होने का एक बड़ा कारण है, और हिंदू हृदय सम्राट जैसे इनको मानते हैं। अब तो बात नहीं होती, पर मानते हैं लोग हिंदुत्व जो है। दूसरा नेशनलिज्म, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, राष्ट्रवाद, नेशनल प्राइड। फिर सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो हैं,
जो कुछ ना कुछ किसी के हाथ में गया है। पेंशन है, इंश्योरेंस है, गैस सिलेंडर थे, अब तो बहुत दाम बढ़ गए हैं, और बिजली, कुछ ना कुछ लोगों के हाथ में गया है। या कोविड के ज़माने में ग्रेन देना, तो वो सोशल वेलफेयरिज्म भी एक कारण, बहुत बड़ा कारण है। फिर स्ट्रॉन्ग लीडर, टफ लीडर मानते हैं, जिसके पीछे परिवार नहीं है और मेहनत करते हैं, ये दिखता है। जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेटर बहुत शानदार है। और बहुत बड़ा कारण मैं एक और मानती हूँ कि पावर को नीचे की तरफ जाना है, जिनके पास पावर नहीं रहा है। तो गरीबों की, पहली स्पीच में उन्होंने गरीबों का जिक्र किया था, जो भी भाजपा के नेताओं की स्पीचेस में नहीं होता था। तो ये स्मॉल टाउन इंडिया, विलेज इंडिया में ये अपील है। और कहीं ना कहीं लोगों की जो आकांक्षाएं हैं कि हम ये कर सकते हैं, जैसे द्रौपदी मुर्मू को बना दिया। हर लड़की, नौजवान लड़की जो आज ट्राइबल है, सोचे कि मैं भी वहाँ जा सकती हूँ। तो उसको जो टैप किया है, वो एक भी कारण है, मुझे लगता है। वहाँ से जो पिन पॉइंटेड स्ट्रेटेजी है हर तबके को लेकर के, देश के नीचे से लेकर के और राष्ट्रपति के पद तक। हमने माना कि अभी तो बीजेपी को एलाइज की ज़रूरत नहीं है, आगे कह नहीं सकते, लेकिन आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, बहुत अच्छी तरह कांग्रेस को कवर किया है। कांग्रेस को एलाइज की ज़रूरत क्यों पड़ी? यूपीए को इंडिया बनने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस बारे में क्या सोच कहती है? देखिए, कोई भी चीज़ जो पुरानी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, उसको नया स्वरूप दीजिए, एक नया उत्साह आ जाता है। और इंडिया टाइटल तो वैसे है, इंडिया सब लोग समझेंगे। और यूपीए समझे ना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसका भी बहुत बड़ा नाम है। लेकिन इंडिया पर यह है कि I.N.D.IA, ऐसे होना एक्रोनिम। तो 26 पार्टियों का इकट्ठा होना, एक नया स्वरूप देना, अब नया नैरेटिव देना, कौन से मुद्दे होंगे, और आम आदमी पार्टी का कांग्रेस को एक्सेप्ट करना, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट करना। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टीज़ को लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी की बीजेपी तीसरी टर्म में आ गई तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। तो ये चीज़ है ना, जो कि जैसे राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए, अब तो रिस्टोर हो गए, तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। ईडी वगैरह का तो है ही कि हमारे को सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है। भाजपा नेताओं के साथ ये नहीं यूज़ हो रहा, करप्ट तो लोग कई जगह हैं। तो ये सब कुल मिला के मुझे लगता है ऑपोजिशन, और ये भी उनमें फीलिंग है कि अगर 1-on-1 कॉन्टेस्ट हो गए, भाजपा के एक कैंडिडेट के खिलाफ यूनाइटेड ऑपोजिशन का एक कैंडिडेट, क्योंकि आपको याद होगा कि 19 में जब भाजपा 303 सीटें लाई थी, वोट परसेंट 37 के करीब था, बाकी 63 तो नॉन बीजेपी के साथ था ना। अगर उसमें एक बड़ा तबका इकट्ठा हो जाए तो इनको मात दे सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं चुनाव के आते आते? हमने महागठबंधन का भी यही हाल देखा, जब जब विपक्ष एकजुट हुआ, चुनाव आते आते वो टूट गया खुद से ही। ये सही बात है। और दूसरी साइड चुप थोड़ी रहेगी, वो भी तो वहाँ आपके अंदर लगाएगी ना। जी। तो इंडिया का भविष्य आपको क्या नजर आता है इतिहास को देखते हुए? जैसा हमने महागठबंधन की बात की कि ये 26 पार्टियां क्या एकजुट रह पाएंगी 2024 तक? अगर मोटी स्टेट्स में इकट्ठे रहते हैं, और मेन चीज चैलेंज क्या होगा, सीट एडजस्टमेंट का, उसमें तोड़फोड़ नहीं होती और मूव करते हैं, तो अगर भाजपा को 60-70 सीटें नीचे ले आते हैं तो खेल ही बदल जाएगा। ये नहीं कि ये लोग पावर में आएंगे, वहाँ इनका मानना है ऑपोजिशन का, फिर क्या लीडरशिप बदल जाएगा भाजपा के अंदर, मालूम नहीं। ऐसा होगा कि नहीं, वो भी होने नहीं देंगे। भाजपा ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मैम, आपने ये किताब लिखी, अनडाउटेडली ये किताब बहुतों को लाभान्वित करेगी, लेकिन आप एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं। आज का जो टीवी मीडिया है, आज का जो प्रिंट मीडिया है, इसमें महिला पत्रकारों की भूमिका को लेकर, ये किताब से इतर सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे अलग, कि महिला पत्रकारों की भूमिका को लेकर के आपके मन में क्या विचार आता है? एक आपके दौर की जर्नलिस्ट हुआ करती थी, एक आप आज देखती हैं, कुछ अंतर पाती हैं? कहीं आपको लगता है कि ज़रूरत है सुधार की या बहुत सुधार की?
कि बहुत सुधार की तो ज़रूरत है, लेकिन आज जैसे माहौल में जिस हिम्मत से महिला पत्रकारों की संख्या बढ़ती गई है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, पर चैलेंजेस भी उनके लिए हैं। और कई बार मैं देखती हूँ कि हमारे टाइम में आसान था ज़्यादा, एक महीने में डिफ़िकल्ट था कि वी वर ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड, अलग तरह के चैलेंजेस थे। आज वो करना, हमारे को लीडर्स मिल जाते थे, हम लोग बैठ के बात कर लेते थे, लेकिन आज लीडर्स बात ही नहीं करेंगे आपसे, मिलेंगे भी नहीं, वन साइडेड बाइट होगी, आप उनके साथ सवाल नहीं पूछ सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती हैं, सोशल मीडिया पे जो करना है कर दीजिए। तो वो सहूलियतें नहीं हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस की जो हमारे पास मुझे लगता है ज़्यादा थी, और चैलेंजेस ज़्यादा हैं ऑर्गेनाइजेशन से, जो हम लोग को, जैसे मेरे पहले एडिटर मिस्टर सहाय थे स्टेट्समैन में, और मैं सिविल राइट्स कॉरेस्पॉन्डेंट थी फर्स्ट एंड ओनली। तो कई बार उनको प्रेशर आता था कि क्या लिखा, कैसे लिखा, जो वेस्टेड इंटरेस्ट अगर चैलेंज होते हैं, लॉबीज चैलेंज होती हैं। मुझे याद है उन्होंने कहा एक ही चीज़ तुमको चाहिए, बाकी तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्चुअली यू मस्ट बी करेक्ट, बाकी हम संभाल लेंगे। एंड दैट वाज हिज थिंग, यू टॉक टू माय रिपोर्टर, मेरे से मत बात करो, लोग बोलते थे। तो वो चीज़ आज नहीं है। सबसे बड़ा मुझे लगता है कमी उसी चीज़ की है, गैप, वैक्यूम उसी चीज़ का है कि फैक्चुअली हम करेक्ट हैं या नहीं, हम ये बिना देखे खबरें, एजेंडा ज़्यादा हैं और बहुत अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं। तो मैं तो बहुत, कई बार मैं बहुत एडमायर करती हूँ यंग जनरेशन की जो महिला पत्रकार हैं, इस माहौल के अंदर भी वो लगी हुई हैं। क्या आप ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर की तो आपने बात की, क्या आप ये भी मानती हैं कि जैसा कहा जाता है कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद भी चैलेंजेस बढ़े हैं क्योंकि आप सवाल नहीं पूछ सकते, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं? वो बिल्कुल, वो तो है ही, वो तो सबसे बड़ी, मतलब मीडिया का रोल क्या है, लेजिटिमेट मीडिया का रोल डेमोक्रेसी में, वो सरकार के लिए पीआर करना नहीं है, सरकार से सवाल पूछना है, सरकार को आईना दिखाना है। मैं ये नहीं कहती मीडिया अपना एजेंडा करे, वो जो सरकार की तरफ से आता है ना, मीडिया क्यों करती है कई चीज़ें, उसका अपना, हाँ नहीं, और एजेंडाज है उनके अपने अपने, वो उसको मैंने डिफेंड कर रही हूँ, लेकिन एसेंशियली सरकार को आईना दिखाना है ताकि चीज़ें जो गलत हो रही हैं उनको दुरुस्त किया जाए। यही है ना हम लोगों का। यानी पत्रकारों का एक्सेस अब सरकार तक रहा ही नहीं सवाल पूछने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बहुत है। और इसी चैलेंज का प्रेशर शायद ऑर्गेनाइजेशंस पर है, और ये डबल प्रेशर हो गया, यानी कि पत्रकार सैंडविच बना हुआ है कुल मिलाकर के, वर्किंग जर्नलिस्ट सैंडविच बना हुआ है। सही कह रहे हैं आप जी। नीरजा जी, आपने अपनी किताब पर हमसे बात की और आपके मेहमान आने वाले हैं, कल ही आपकी किताब का विमोचन हुआ है, तो आप बहुत व्यस्त हैं और इतनी देर उसके बावजूद आपने हमसे बातचीत की। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस किताब के लिए। द बिग बेंच की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगली किताब का हमें इंतज़ार रहेगा। कुछ और प्रधानमंत्रियों के बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि आपका रिसर्च क्या कहता है, और ये किताब मैं अपनी बेटियों के लिए आपसे ज़रूर ऑटोग्राफ करके लेना चाहूँगा, क्योंकि वो आज की जनरेशन की ऐसी बेटियाँ हैं जो पढ़ने में, किताबों में यकीन रखती हैं, उसकी अपनी एक लाइब्रेरी है तो वो पढ़ती हैं। लेकिन द बिग बेंच को समय देने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। द बिग बेंच के इंटरव्यू सेगमेंट में नीरजा चौधरी जी से एक लंबी बातचीत में आपने न केवल उनकी किताब के बारे में जाना, हमने ये भी जाना कि सरकारें कैसे देश चलाती थीं और ख़ासकर प्रधानमंत्रियों के फैसले कैसे देश को प्रभावित करते थे, देश की जनता को प्रभावित करते थे। साथ ही उन्होंने बहुत कुछ इस किताब से अलग हटकर भी अपने विचार रखे, जो न केवल इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, इंडियन जर्नलिस्ट के लिए और देश की आम जनता के लिए जानना, समझना और विचार करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द किसी एक नए द बिग गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।